8. आचार्य चाणक्य के दिमाग में लगातार चक्रवर्ती राजा के खोज का विचार ही चलता जा रहा था। इसी विचार को दिमाग में लिए चाणक्य वृद्ध अमात्य शक्टार से मिलने के लिए वन में बनी अपनी कुटिया से बाहर निकले। जिस वक्त चाणक्य वृद्ध अमात्य शक्टार से मिलने के लिए निकले थे, उस वक्त रात का समय हो रहा था। एक वो दौर भी था जब रात को ही अमात्य शक्टार की मुलाकात चाणक्य के पिता चनक से हुई थी। उस रात के बाद एक काली रात ने चाणक्य की जिंदगी को पूरी तरह से बदल कर रख दिया था। अब इस रात के बाद क्या होने वाला था? इस तरह के अनेक सवालों के जवाब इतिहास के पन्नों में दर्ज हैं। इसके बारे में बात करते हुए इतिहासकार विष्णु शर्मा कहते हैं कि चाणक्य के जीवन में वो समय आ चुका था जब उनके पास देश को चलाने के लिए ब्लूप्रिंट तो तैयार था, लेकिन उसे अमल में लाने वाला कोई राजा ही नहीं था। उन्हें धनानंद के दरबार में ली गई अपनी प्रतिज्ञा भी याद थी, लेकिन सवाल एक ही था कि आखिर वो प्रतिज्ञा पूर्ण कैसे होगी। इसी सवाल के जवाब के लिए कौटिल्य ने ऐसे राजा की तलाश शुरू की जो मगध को नंद वंश के अत्याचार से आजाद करवा सके। कहा तो ऐसा भी जाता है कि यहीं से मगध के चक्रवर्ती सम्राट की कहानी भी शुरू हुई थी। मगध के चक्रवर्ती सम्राट की कहानी को शुरू करने के लिए ही चाणक्य बीच अंधेरी रात में वृद्ध हो चुके अमात्य शक्टार से मिलने के लिए वनों को पार करते हुए निकल पड़े थे। लेकिन तभी उनके कानों ने दूर से आती एक आवाज सुनी। यह आवाज उन्होंने पहले भी सुन रखी थी। उन्होंने ध्यान से सुना तो उन्हें पता चल गया कि यह आवाज नंद वंश के महामंत्री अमात्य राक्षस और क्रूर शासक धनानंद के पुत्र पब्बता की है। अमात्य राक्षस और पब्बता सैनिकों को आदेश दे रहे थे। अमात्य संग सभी सैनिकों ध्यान पूर्वक सुनो। अत्यंत प्रत्यंत किसी भी तरह उस ब्राह्मण कुमार आचार्य चाणक्य के बारे में पता लगाओ। मैंने जानी स्वयं मगध के युवराज पब्बता ने विवश होकर ही सही पर अपने पिताश्री को प्रतिज्ञा दी है कि किसी भी तरह उस आचार्य चाणक्य को उनके सामने बंदी बनाकर पेश करूंगा। युवराज पब्बता? अमात्य रुको तुम। क्या तुम सबसे पहले युवराज की जय हो नहीं बोलोगे? क्या सिर्फ अपने महाराज की जय ही बोलोगे? क्या सिर्फ उन्हीं की प्रशंसा करके अपना स्वार्थ साधोगे? युवराज की जय हो, युवराज की जय हो। क्षमा कीजिएगा युवराज, अति उत्साह में मुझसे भूल हो गई। इस मगध में ऐसा कोई एक प्राणी नहीं है जो युवराज की जय हो ना बोले। हम सभी को अच्छे से ज्ञात है कि इस मगध भूमि के युवराज आप हैं। और अगर महाराज धनानंद की कृपा दृष्टि बनी रही तो भावी महाराज भी आप बन सकते हैं। परंतु ये सब तभी संभव होगा जब महाराज धनानंद की कृपा दृष्टि आपके ऊपर बनी रहेगी। अमात्य राक्षस, तुम्हें यह ज्ञात रहना चाहिए कि तुम किससे वार्तालाप कर रहे हो। तुम पिताश्री की दास्ता और चाटुकर्ता में इतना विवश हो चुके हो कि तुम्हारी दृष्टि में सिर्फ और सिर्फ उनकी महानता ही विराजमान है। क्या तुम्हें राज दरबार में ली गई उस ब्राह्मण कुमार आचार्य चाणक्य की प्रतिज्ञा का जरा भी स्मरण नहीं है? एक अंश के लिए उस ब्राह्मण कुमार आचार्य चाणक्य की प्रतिज्ञा को स्मरण करो। आज के दिन मैं यानी चाणक्य अग्नि, आकाश, जल, वायु और अपनी समस्त शिक्षा को साक्षी मानकर प्रतिज्ञा लेता हूं कि जब तक तुम्हारे संपूर्ण साम्राज्य का विनाश नहीं कर दूंगा, मगध की प्रजा को तुमसे स्वतंत्र नहीं कर दूंगा और एक चक्रवर्ती राजा की खोज करके अखंड भारत की तस्वीर सुनिश्चित नहीं कर दूंगा, तब तक अपनी शिखा नहीं बांधूंगा। कुमार आचार्य चाणक्य कोई आम आचार्य नहीं प्रतीत हो रहा था। क्या तुमने उसकी आंखों का तेज और ध्वनि की तीव्रता का अनुभव किया था? आज भी जब मुझे उसकी प्रतिज्ञा का स्मरण होता है तो मेरे वृद्ध समान ये शरीर कांप जाता है। मगध साम्राज्य के भविष्य के ऊपर ये संकट का बादल केवल तुम्हारे मगधपति महाराज सर्वेश्वर धनानंद की वजह से आए हैं। अपनी जीवा को लगाम दीजिए युवराज, कृपा करिए और शांत हो जाइए। अगर आपकी इस बात का एक शब्द भी महाराज के कानों तक पहुंच गया तो आपको स्मरण भी नहीं है कि आपके और मेरे साथ क्या हो जाएगा।
अगर महाराज को इस बारे में पता चल गया तो आपका भविष्य का महाराज बनने का सपना भविष्य की परतों में कहीं खो जाएगा, और आपके साथ मेरे शरीर को भी राजसी जानवर मगध की सीमाओं में नोच नोच कर खा रहे होंगे। युवराज, शांत हो जाइए। सैनिकों, मौसम अपना विकराल रूप ले रहा है, और इस मौसम के पुनः बदलने से पहले मुझे उस आचार्य चाणक्य के बारे में सुनिश्चित खबर मिल जानी चाहिए। शीघ्र से शीघ्र समस्त मगध में गुप्तचरों के जाल को फैला दिया जाए। युवराज की जय हो, युवराज की जय हो, महामंत्री अमात्य राक्षस की जय हो। बीच तूफान में अमात्य राक्षस और पबता के बीच हो रही इस बातचीत को चाणक्य दूर से ही सही पर सुन रहे थे। इस पूरी बातचीत को सुनने के बाद चाणक्य को समझ में आ गया था कि उनका इस रूप में वृद्ध शक्टार के यहां जाना सही नहीं है। इसी दौरान चाणक्य ने अपने मन में विचार किया, संपूर्ण मगध के गुप्तचर मेरी तलाश में लगे हुए हैं। मुझे अपने वास्तविक रूप में अपने तात के पास नहीं जाना चाहिए। अति शीघ्र मुझे अपनी कुटिया की तरफ लौटना होगा और एक नए रूप को धारण करना होगा। आचार्य चाणक्य अपनी कुटिया की तरफ लौटने की बात सोच ही रहे थे कि उनके पास से पेड़ हिलने की आवाज अमात्य राक्षस के कानों तक पहुंच गई। उसने बिना समय गवाए सैनिकों से कहा, सैनिकों, पश्चिम दिशा के उस वृक्ष के पास से ऐसी ध्वनि क्यों आ रही है? ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे कोई हमारी रणनीति को सुन रहा हो। अति शीघ्र उस वृक्ष के पास जाकर देखो कौन है, या फिर सिर्फ मेरे मन का भ्रम है। जी महामंत्री अमात्य, जैसी आपकी आज्ञा। सैनिकों, चलो पश्चिम दिशा के उस वृक्ष की तरफ। सैनिकों को अपने पास आता देख आचार्य चाणक्य अपनी सोच से बाहर निकले। उन्हें थोड़ी चिंता हुई और वो बहुत तेजी से किसी चीते की तरह उस जगह से अपनी कुटिया की तरफ निकल गए। उस वृक्ष के पास पहुंचकर सैनिकों के सरदार ने जोर से आदेश देते हुए चिल्लाया, सैनिकों, पूरे वन में बाज की तरह नजर बिछा दो। जल्दी करो, शीघ्र ही उस ब्राह्मण कुमार के बारे में पता लगाना है। जी सरदार, जैसी आपकी आज्ञा। चलो, कोई पूर्व दिशा में चलो तो कोई पश्चिम दिशा में चलो। इधर मगध साम्राज्य के सैनिक और गुप्तचर आचार्य चाणक्य की तलाश कर रहे थे, तो दूसरी तरफ चाणक्य दोबारा अपने अज्ञातवास के लिए बनाई गई गुप्त कुटिया में लौटकर आगे की रणनीति बना रहे थे। इसी रणनीति के तहत उन्होंने संसद जैसी व्यवस्था बनाने की सोच की शुरुआत भी कर दी थी। अज्ञातवास में चाणक्य भविष्य के राष्ट्र की रणनीति तो बना ही रहे थे, साथ ही साथ वो एक दस्तावेज भी तैयार कर रहे थे। इस बारे में हिस्टोरियन उमा शंकर कहती हैं कि जिस दौर में मगध के सैनिक आचार्य चाणक्य की तलाश कर रहे थे, उस समय चाणक्य एक दस्तावेज भी लिख रहे थे, और इसी दौर को उन्होंने अज्ञातवास का नाम भी दिया था। आज के भारत में संसद व्यवस्था है, राज्य व्यवस्था है, सेना की व्यवस्था है। ऐसी राजनीतिक व्यवस्था है जो देश चला रही है। अक्सर ऐसा भी कहा जाता है कि आज की भारतीय व्यवस्था को अंग्रेजों ने तोहफे में दिया है। इसके पहले भारतीयों की कोई अपनी शासन व्यवस्था थी ही नहीं। लेकिन यह बात सरासर गलत है। अर्थशास्त्र में चाणक्य ने सड़क से लेकर संसद तक की शासन व्यवस्था को बताया था, जिसे भारतीय शासन व्यवस्था कहना चाहिए, और इसके जनक कोई और नहीं बल्कि आचार्य चाणक्य थे। इसके अलावा आपको पता होना चाहिए कि चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र का उद्देश्य यह था कि हम एक सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी की स्थापना करें, जिसकी एक केंद्रीय शक्ति हो। उस केंद्रीय शक्ति के पास ताकत होनी चाहिए कि वो छोटे छोटे भागों में बटे राज्यों को भी एक कर सके। मतलब साफ है कि चाणक्य ने सटीक प्रशासन चलाने के सूत्र अर्थशास्त्र में बता दिए थे। आज के दौर में लोगों को यह सुनकर काफी आश्चर्य होता होगा कि आखिर उस समय चाणक्य ने ऐसी व्यवस्था सोच कैसे ली थी। लेकिन उन्हें पता होना चाहिए कि वो चाणक्य थे, जिनके पास दिमाग वालों से भी ज्यादा दिमाग था। इसीलिए तो आज के समय में भी लोग चाणक्य की कहानी को सुन रहे हैं। आचार्य चाणक्य अज्ञातवास वाली अपनी गुप्त कुटिया में लौट चुके थे। यह वही दौर था जब आचार्य चाणक्य के दिमाग में
कई सारी बातें चल रही थी। इस दौरान उन्होंने एक ऐसी बात के बारे में सोचा जो आगे चलकर चाणक्य नीति के रूप में याद की जाती है। साथ ही साथ वो ये भी सोच रहे थे कि आखिर अब वो अपने तात यानी वृद्ध अमात्य शक्टार से कैसे मिलने जाए, क्योंकि चारों दिशा में धनानंद के सैनिक आचार्य चाणक्य की तलाश कर रहे थे। आगे चाणक्य की जिंदगी में कौन सा नया मोड़ आने वाला था? क्या धनानंद के सैनिकों ने बनाया था चाणक्य को बंदी? और वो कौन सा विचार था जिसको सोचते हुए कुटिया के अंदर चाणक्य के पांव थम गए थे? इन सभी रात से पर्दा उठेगा आचार्य चाणक्य की गौरव गाथा में।